हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। मैं हूं श्रीकांत। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी मासिक पत्रिका प्रतियोगिता दर्पण और ये मार्च 2024 का एडिशन है प्रतियोगिता दर्पण का। करंट अफेयर्स की पत्रिका है। एक्चुअली वीडियोस जो है वो मार्च 2024 के एडिशन से आना बंद कर दिया था मेरे चैनल पे, लेकिन अब वो फिर से शुरू हो रहा है। थोड़ा व्यस्त थे, उसके लिए माफी चाहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं प्रतियोगिता दर्पण मार्च 2024 का। पीडीएफ आपको अपलोड कर दिया गया है, ठीक है, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रतियोगिता दर्पण। चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से, जहां पहला टॉपिक है कि 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्र की उपलब्धियां का राष्ट्रपति द्वारा उल्लेख। तो देखा जाए तो 25 जनवरी 2024 को यानी कि 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में सरकार की उपलब्धियां और कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा की और साथ ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को स्मरण करने के साथ साथ कर्पूरी ठाकुर को पिछले वर्गों की सबसे महान पक्षकारों में से एक बताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि दिल्ली में जो G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन का एक अभूतपूर्व उपलब्धि उन्होंने बताया और अपने संबोधन में चंद्रयान 3 की सफलता के बाद आदित्य L1 को हेलो ऑर्बिट में स्थापित करने तथा देश के पहले एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट का सफल प्रक्षेपण का उल्लेख किया। ठीक है, और कहा कि उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इससे बच्चों और युवाओं में बड़े पैमाने पर विज्ञान के प्रति रुझान बढ़ेगा और उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा। विशेषतः युवा महिलाओं को यह प्रेरणा मिलेगी कि वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अपना कार्य क्षेत्र बनाए। ठीक है, और उन्होंने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की भारत की वृद्धि दर जो है वो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक रही है। ये असाधारण प्रदर्शन वर्ष 2024 और उसके बाद भी जारी रहने के प्रति विश्वास व्यक्त किया गया है। ठीक है, फिर देखा जाए तो महामारी के दिनों में समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए लागू जो योजनाएं थे उनका दायरा सरकार ने बढ़ा दिया। बाद में कमजोर लोगों की आबादी को संकट से उबरने में सहायता प्रदान करने हेतु कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखा गया। सरकार ने 81 करोड़ से अधिक लोगों को अगले 5 वर्ष तक मुख्य रूप से कहा जाए तो मुफ्त, ठीक है, मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। ठीक है, यहाँ मुफ्त होगा। चलिए आगे देखें तो राष्ट्रपति जी ने कहा कि सरकार ने केवल जन कल्याण योजनाओं का विस्तार और संवर्धन ही नहीं किया है, अपितु जन कल्याण की अवधारणा को भी नया अर्थ प्रदान किया है। ठीक है, और खेल के क्षेत्र में उपलब्धि का उल्लेख किया गया उनके द्वारा, जिसमें कहा गया कि एशियाई खेलों में 107 पदकों के एक नए कीर्तिमान के साथ इतिहास रचने के पश्चात एशियाई पैरा खेलों में 111 पदक जीते। पदक तालिका में देश की महिलाओं के बहुत प्रभावशाली योगदान के लिए प्रसन्नता व्यक्त किया। अपने संबोधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आदि का उल्लेख किया गया और अपने संबोधन में अंत में न्यायपालिका में सिविल सेवाओं के सदस्यों को भी शुभकामनाएं राष्ट्रपति जी ने दी और विदेश में नियुक्त भारतीय मिशनों के अधिकारियों को प्रभावी प्रवासी भारतीय समुदाय के लोगों को भी गणतंत्र दिवस की बधाई राष्ट्रपति जी ने दी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है केंद्र व असम सरकार के साथ उल्फा के वार्ता समर्थक गुट के शांति समझौते के पश्चात उल्फा का अस्तित्व समाप्त करने की संगठन की घोषणा। तो देखा जाए तो 29 दिसंबर 2023 को पूर्वोत्तर राज्य असम की सक्रिय जो उल्फा है, मतलब यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ने अपने सशस्त्र संघर्ष समाप्त करते हुए केंद्र एवं असम सरकार के साथ एक त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत कहा जाए तो उल्फा हिंसा छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सहमति समर्थक गुट ने दी है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने इनकी उपस्थिति में नई दिल्ली में उल्फा के अरविंद राजखोवा के नेतृत्व वाले जो गुट है और सरकार के बीच 12 वर्षों से चली बातचीत का समापन हुआ। परेश बरुआ के नेतृत्व वाला उल्फा का कट्टरपंथी गुट इस समझौते का हिस्सा नहीं हुआ। ठीक है,
और उल्फा जो है वो उल्फा भारत सरकार में समझौते के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि असम और पूरे उत्तर पूर्व में लंबे समय तक हिंसा झेली है। भारत सरकार, असम सरकार और उल्फा के बीच जो समझौता हुआ, इससे असम के सभी सशस्त्र गुटों के बात को यही समाप्त करने में हमें सफलता मिल गई। ये कहा गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, ठीक है। और कहा कि 29 दिसंबर 2023 के समझौते में देखा जाए तो समझौते के अनुरोध की फिर उल्फा की आम परिषद की अंतिम बैठक दरांग जिले में सिपाझार में 23 जनवरी 2024 को आयोजित हुई, जिसमें समझौते के अनुरूप इस संगठन को भंग कर इसका अस्तित्व ही समाप्त करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार में अब एनडीए सरकार, नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बने। ठीक है, तो देखिए 28 जनवरी को जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, 28 जनवरी को उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था नीतीश कुमार ने, और इसके साथ ही महागठबंधन सरकार जो है वो 18 महीने से भी कम समय में गिर गई। ठीक है, अब देखा जाए तो 28 जनवरी को ही भाजपा के नेतृत्व वाली जो एनडीए है उसमें शामिल होकर भाजपा समर्थित सरकार का गठन नीतीश कुमार ने किया, और इसके साथ ही नीतीश कुमार जो है वो 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। 28 जनवरी को बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शपथ ग्रहण कराई, और इस शपथ ग्रहण में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के तीन, फिर हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जैसे हम हैं, हम के एक और एक निर्दलीय मंत्री जो है शामिल हुए हैं। ठीक है, और देखा जाए तो भाजपा के 2 मंत्रियों सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। बिहार का जो विधानसभा का सीट है वो कुल है 243, और जनता दल यूनाइटेड के विधायकों की संख्या है 45, और 79 यानी 79 सदस्य जो है वो राजद के, और 78 सदस्य जो है वो भाजपा के। कांग्रेसी विधायकों की संख्या है 19, और 22 विधायक अन्य दलों के हैं, जिसमें भाकपा, माकपा, हम आदि हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 126 दिन की यात्रा के पश्चात सौर वेधशाला आदित्य लैंग्वेज 1 बिंदु पर स्थापित। देखा जाए तो 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित जो आदित्य L1 है वो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित L1 यानी लैंग्वेज बिंदु के पास की अंडाकार कक्षा में हेलो ऑर्बिट है उसमें 6 जनवरी 2024 को स्थापित कर दिया गया। ठीक है, 15 लाख किलोमीटर की ये दूरी थी, और इसे तय करने में लगभग 37 लाख किलोमीटर की यात्रा की गई। आदित्य L1 ने 126 दिन में ये दूरी को पार की। हेलो ऑर्बिट में स्थित जो L1 है, L1 बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण है वो संतुलन रहता है। ठीक है, जो ऑर्बिट है हेलो ऑर्बिट उसमें जो L1 बिंदु है वहां पर आपको सूर्य और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो संतुलन रहता है, और इस बिंदु पर रहते हुए आदित्य सूर्य के ओझल नहीं हो सकता। ठीक है, सूर्य से ओझल नहीं होगा, और जिससे कि सूर्य पर हो रही गतिविधियों की लगातार जानकारियां इससे प्राप्त होती रहेंगी। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा में ऐसे 5 स्थलों की जानकारी 18वीं सदी के खगोल शास्त्री और गणितज्ञ जोसेफ लुई लैंग्रेज ने दी थी। उन्हीं के नाम पर इन बिंदुओं का लैंग्रेज बिंदु L1, L2, L3, L4 और L5 नाम दिया गया। ठीक है, चलिए इसी में आगे है कि ये जो आदित्य भेजा गया आदित्य L1 उसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष अनुमानित है। अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान, चीन के बाद भारत जो है वो सौर मिशन भेजने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया। विभिन्न प्रकार के अध्ययनों के साथ वैज्ञानिक पेलोड इस पर तैनात किए गए हैं। इनमें आपको कहा जाए तो पहला है विजिबल एमिशन लाइन कॉर्नोग्राफ, दूसरा है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, तीसरा है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, और चौथा है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, और जो सीधे तौर पर सूर्य को ट्रैक करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो 3 है उसमें आपको L1 पर ही क्षेत्रों के अध्ययन करेंगे। इसमें से आपको आदित्य जो है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, और
एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स द्वारा भारतीय उपग्रह जीसैट-20 का प्रक्षेपण 2024 की दूसरी तिमाही में। देखा जाए तो भारत के एक संचार उपग्रह जीसैट-20 का नया नाम जीसैट N2 है और इसका प्रक्षेपण जो है वो अमेरिकी कंपनी स्पेसएक्स द्वारा अपने शक्तिशाली फाल्कन 9 रॉकेट से किया जाएगा। देखा जाए तो ये उच्च क्षमता वाला जो 4700 किलोग्राम का वजनी जो है, ये शक्तिशाली संचार उपग्रह जीसैट-20 का पूर्ण स्वामित्व इसकी वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के पास होगा। ये प्रक्षेपण 2024 की दूसरी तिमाही में संभावित है और ये पहला अवसर है जब एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के साथ अनुबंध न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट 8300 किलोग्राम तक के पेलोड को जीटीओ में स्थापित करने में सक्षम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है देश के सबसे लंबे सी ब्रिज अटल ब्रिज का उद्घाटन। तो देखा जाए तो 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में समुद्र के ऊपर सबसे लंबे सेतु अटल सेतु का उद्घाटन किया। देखा जाए तो ये 21.8 किलोमीटर लंबा है और 6 लेन वाला ये सेतु है, यानी पुल है। और पुल जो है वो दक्षिण मुंबई सावेरी को रायगढ़ जिले के उरण तालुका के नहवा सेवा को जोड़ता है। इस पुल को अटल बिहारी वाजपेयी सेवड़ी नन्हा सेवा अटल सेतु नाम दिया गया है। इस पुल के बनने में लगभग 2 घंटे की दूरी की जो जगह है वो 20 मिनट में तय की जा सकेगी और इस पुल की जो लंबाई है वो समुद्र के ऊपर 16.5 किलोमीटर है और जमीन पर लगभग 5.3 किलोमीटर है। ठीक है, और इसकी पुल की जो कुल लागत है, ठीक है, ये लागत है 17,843 करोड़ और परियोजना की लागत का 80% जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है, जबकि शेष भाग को केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा साझा किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कार। तो देखा जाए तो 11 जनवरी 2024 को वर्ष 2023 के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों का वितरण नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया। ठीक है, और देखा जाए तो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के वर्ष 2023 के स्वच्छ पुरस्कारों में इंदौर जो है वो लगातार 7वें वर्ष सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इंदौर जो है वो लगातार 7वां साल है जब ये सबसे स्वच्छ शहर है और पुरस्कार जो है सूरत के साथ संयुक्त रूप से दिया गया है इस बार, मतलब पहले स्थान पर सूरत है और इंदौर है। वर्ष 2023 के स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन का जो थीम था वो था वेस्ट टू वेल्थ। ठीक है, और 2024 के स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन का जो थीम निर्धारित किया गया है यह है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में सिर्फ 3 पुरस्कार जो है वो आपको महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को दिए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे है 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में सिर्फ 3 जो है स्थान, वो है सासवड़ महाराष्ट्र का और पाटन और लोनावाल। तो सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड अगर कहा जाए तो ये है महू छावनी बोर्ड जो कि मध्य प्रदेश में। सबसे स्वच्छ गंगा टाउन्स का पुरस्कार दिया जाए तो ये है वाराणसी और प्रयागराज। सबसे सफाई मित्र सुरक्षित शहर का पुरस्कार दिया जाए तो यह है चंडीगढ़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है देश में हिम तेंदुओं की कुल संख्या 718 अनुमानित। तो देखा जाए तो देश में हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड जो है उसकी संख्या के संबंध में पहले वैज्ञानिक सर्वेक्षण में इनकी कुल संख्या जो है वो 718 आकलित की गई है। देश में सर्वाधिक 477 हिम तेंदुए केवल लद्दाख में। देश में हिम तेंदुओं की गणना के इस कार्यक्रम में भारतीय वन्यजीव संस्थान की भूमिका राष्ट्रीय समन्वय की थी। ठीक है, और विश्व में हिम तेंदुओं की संख्या जो देखा जाए तो वो 3000 से 7000 के बीच अनुमानित है। इसमें सर्वाधिक संख्या चीन में है।
और भारत की स्थिति देखें तो लद्दाख में, केवल लद्दाख में 477 है, उत्तराखंड में 124 है, हिमाचल प्रदेश में 51 है, फिर आपको अरुणाचल प्रदेश में 36 है, सिक्किम में आपको 21 है और जम्मू और कश्मीर में 9 है। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर 718 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में, जहां पहला है भारत व पाकिस्तान के बीच अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान प्रदान और अपनी जेलों में बंद एक दूसरे के कैदियों की सूचियों का भी आदान प्रदान। तो देखिए 1 जनवरी 2024 को भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान प्रदान किया है और दोनों देशों के बीच जो राजनयिक स्तर की इस तरह का जो आदान प्रदान होता है वो उसका 33वां सालाना आदान प्रदान था। ठीक है, और एक दूसरे के कैदियों की सूची का भी आदान प्रदान किया गया है, जो कि वर्ष में 2 बार किया जाता है। ठीक है, एक बार 1 जनवरी को और एक बार 1 जुलाई को, यह हर साल होता है। ठीक है, और ताजा सूची के अनुसार अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान की जेल में जो भारतीय कैदी हैं उनकी कुल संख्या है 231, जिसमें 184 मछुआरे हैं और 47 अन्य असैनिक नागरिक। और वही भारत की जेल में अगर पाकिस्तानियों की कुल संख्या देखें तो वो है 418, जिसमें मात्र 81 मछुआरे हैं और 337 अन्य असैनिक नागरिक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है 5वें कार्यकाल हेतु शेख हसीना वाजेद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। तो देखा जाए तो 11 जनवरी को निवर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना ही 5वें कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के लिए शपथ ग्रहण की। वैसे कहा जाए तो ये लगातार इनका चौथा कार्यकाल था। ठीक है, एज अ प्रधानमंत्री ये 5वां कार्यकाल होगा। ठीक है, और देखा जाए तो बांग्लादेश की संसद में अगर सदस्यों की सीटें देखें तो 350 है, जिसमें मात्र 300 सीटों के लिए ही मतदान होता है। 50 सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित है, जो कि सत्तारूढ़ दल और गठबंधन द्वारा मनोनयन से भरी जाती है। ठीक है, देखिए 7 जनवरी को बांग्लादेश में संसद के मतदान वाली 300 सीटों में से 299 सीटों के लिए मतदान हुआ था। एक प्रत्याशी के निधन के कारण उस एक सीट का मतदान जो है वो स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, शेख हसीना की पार्टी जो है वो है आवामी लीग, जो 223 सीटें प्राप्त कर चुकी, 11 सीटों पर जातीय पार्टी और एक एक सीट पर बांग्लादेश कल्याण पार्टी, जातीय समाजतांत्रिक दल तथा वर्कर्स पार्टी ऑफ बांग्लादेश को मिली। 62 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने विजय दर्ज की। ठीक है, और संसद सदस्य के रूप में देखा जाए तो शेख हसीना का ये 8वां कार्यकाल है। 76 वर्षीय शेख हसीना बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की सबसे छोटी पुत्री है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चीन विरोधी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के लाई चिंग ते ताइवान में नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो देखिए 13 जनवरी को संपन्न चुनाव में चीन विरोधी सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी डीडीपी के उम्मीदवार लाई चिंग ते नए राष्ट्रपति पद के लिए विजय रहे और इस चुनाव में 40.1% मत प्राप्त हुआ उन्हें। उनके जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे पोमिंग तांग पार्टी के होयू ही, इनको 33.5% प्राप्त हुआ मत, और ताइवान के पीपुल्स पार्टी के वेंजे यानी कि कोवेंजे जो है कोवेंजे, उनको 26.5% मत प्राप्त हुआ था। देखा जाए तो जो उपराष्ट्रपति बनेंगे वो है बी खिम लुई सियाओ, और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इन पदों पर कार्यकाल जो होगा वो 20 मई 2024 से इनका प्रारंभ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि 5 नए सदस्य जुड़ने से ब्रिक्स अब 10 सदस्यीय समूह हुआ। ठीक है, ब्रिक्स यानी कि BRICS, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका है। ठीक है, और 1 जनवरी 2024 को 5 नए सदस्य मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स में शामिल होने से सदस्यों की संख्या अब 10 हो गई है। ठीक है, देखिए जो 15वां शिखर सम्मेलन था, ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ था, साउथ अफ्रीका में, अगस्त 2022 में हुआ था।
वहां घोषणा किया गया था कि छह नए सदस्य शामिल होंगे, जिनमें एक अर्जेंटीना भी था, छठा सदस्य। लेकिन छठा सदस्य जो अर्जेंटीना है, वहां के राष्ट्रपति ने समूह से पीछे हटने की घोषणा कर दी। ठीक है, और 1 जनवरी 2024 से 10 सदस्यीय ब्रिक्स की अध्यक्षता अब रूस के पास है, जिससे इसका आगामी शिखर सम्मेलन रूस की मेजबानी में होगा। और ये शिखर सम्मेलन जो है वो अक्टूबर 2024 में रूस में कजान में प्रस्तावित है। ठीक है, देखा जाए तो अब 10 सदस्यों के साथ विश्व की कुल भूमि क्षेत्रफल का लगभग 30% क्षेत्र जो है वो ब्रिक्स देशों के पास है, और यहाँ विश्व की 45% जनसंख्या ब्रिक्स देशों में निवास करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। तो म्यांमार में स्वतंत्रता दिवस पर 9,652 कैदियों की रिहाई की गई। तो देखा जाए तो 4 जनवरी 2024 को म्यांमार में सैन्य शासन ने ब्रिटिश शासन के आजादी मिलने की 76वीं वर्षगांठ को विभिन्न जेलों में बंद 9,652 कैदियों को रिहा करने की घोषणा की। इन कैदियों में आपको 114 विदेशी भी हैं और कुछ राजनीतिक अपराधी भी शामिल हैं। रिहा किए जाने वाले कैदियों में वहां की जो लोकतंत्रवादी नेता हैं आंग सान सू की, इन्हें शामिल नहीं किया गया है। आंग सान सू की को नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था, और यहाँ पे मतलब म्यांमार में सैन्य शासन ने उस पर 33 वर्ष के कारावास की सजा सैन्य शासन ने सुनाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय ने पद छोड़ा और प्रिंस फ्रेडरिक अब राजा बने। तो देखा जाए तो 14 जनवरी को डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय ने अपनी एक पूर्व घोषणा का अनुरूप ही स्वेच्छा से राजगद्दी का त्याग किया, और 55 वर्षीय प्रिंस फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक क्रिश्चियन जो है वो सम्राट फ्रेडरिक दसम के तौर पर देश के नए राजा घोषित किए गए। राजगद्दी त्यागने के उन्हें अपने इरादे की घोषणा उन्होंने नव वर्ष के प्रारंभ में की थी, यानी कि 1 जनवरी 2024 को ही कर दी थी। त्याग पत्र के पश्चात प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने राजमहल की बालकनी से हजारों लोगों के समक्ष 55 वर्षीय युवराज फ्रेडरिक को नया राजा घोषित किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, रूस का सैन्य परिवहन विमान दुर्घटनाग्रस्त, विमान पर सवार सभी 65 यूक्रेन युद्धबंदी की मृत्यु। देखिए 24 जनवरी 2024 को रूस का एक सैन्य परिवहन विमान था इल्यूजन आईएल 76। ठीक है, इल्यूजन आईएल 76 यूक्रेन सीमा के निकट बेलगोरोड इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और विमान पर सवार जो चालक दल के 6 सदस्य थे और 3 अन्य लोगों के अतिरिक्त 65 यूक्रेनी युद्धबंदी विमान में दुर्घटनाग्रस्त होने पर मारे गए। IL-76 सैन्य परिवहन विमान का जो उपयोग है वो कार्गो, सैन्य उपकरणों, हथियारों के लाने ले जाने के साथ साथ सैनिकों को एयरलिफ्ट करने के लिए यूज होता था। रूस के इस सैन्य परिवहन विमान की दुर्घटना के कारण की पूरी जानकारी जो है खुलासा अभी नहीं हुआ है, तथापि रूस ने इसे मार गिराने का आरोप जो है वो यूक्रेन पर लगाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है, जापान चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला विश्व का 5वां देश। तो देखिए 19 जनवरी को जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम है जाक्सा, और जाक्सा ने आंशिक रूप से सफलतापूर्वक पिन पॉइंट लैंडिंग कराई। आंशिक रूप से किया कराने का कहने का मतलब है कि जो जब इसके द्वारा प्रक्षेपण यानी स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून यानी स्लिम जो था, स्लिम मिशन चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफल रहा, लेकिन हुआ यूं कि लैंडर पर जो लगा सौर ऊर्जा सेल था वो खराब हो गया, और उस कारण से ये लैंडर कुछ घंटे ही काम कर सका। ठीक है, लेकिन 28 जनवरी को लैंडर मून स्नाइपर के सौर पैनल ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। और पिन पॉइंट लैंडिंग कहने का मतलब यह है कि पिन पॉइंट का मतलब होता है कि जो स्थान लैंडिंग के लिए चुना गया था उसके पास ही लैंडर ने सटीक लैंडिंग की है। त्यूली क्रेटर नाम की इस लैंडिंग साइट को चंद्रमा पर सबसे अधिक अंधेरे वाला धब्बा कहा जाता है। ठीक है, और लैंडर के साथ 2 अति लघु रोबोट
रोवर लूनर एक्शन व्हीकल 1 और 2 भेजा गया है। इसके साथ भेजे गए एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाते हुए चंद्रमा पर बहने वाले प्लाज्मा की जांच करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा। देखा जाए तो 25 से 26 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत की राजकीय यात्रा की। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में भागीदारी के लिए उन्हें राष्ट्रपति द्वारा आमंत्रित किया गया था और उनके साथ 40 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में उनकी कैबिनेट के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और संस्कृति मंत्री शामिल थे। यात्रा की शुरुआत जयपुर से फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने की। श्री मोदी के साथ फ्रांसीसी राष्ट्रपति की विगत एक वर्ष में यह 7वीं मुलाकात थी। द्विपक्षीय वार्ता में दोनों नेताओं के बीच इस बात के लिए सहमति बनी कि दोनों देश मिलकर रक्षा उत्पादन के भावी रोड मैप तैयार करेंगे। ठीक है, और वर्ष 2026 को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष यानी कि इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के तौर पर मनाने के लिए सहमति दोनों पक्षों में हुई। और कहा जाए तो जो विभिन्न क्षेत्र थे जिसमें कि द्विपक्षीय सहयोग के 9 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुआ और इनमें एक टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और फ्रांस की एयरबस के बीच समझौता हुआ। इसके तहत H-125 हेलीकॉप्टर का उत्पादन संयुक्त रूप से किया जाएगा। फिर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और एरियन स्पेस के बीच उपग्रहों का लॉन्च करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ और स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। पश्चिम एशिया में संघर्ष गहराने की आशंका पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। साथ ही लाल सागर में स्थित एवं इससे उत्पन्न होने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। ठीक है, और 25 जनवरी को कर्तव्य पथ पर परेड में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। फ्रांसीसी सैन्य बल की टुकड़ी तथा 2 राफेल विमान और एक एयरबस A330 मल्टी रोल टैंकर भी परेड में शामिल थे। इमैनुअल मैक्रोन जो है वो भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भागीदारी करने वाले छठे फ्रांसीसी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। तो देखा जाए तो जनवरी 2024 में हेनले एंड पार्टनर्स शोध टीम के द्वारा सूचकांक जारी की गई है और इस सूचकांक में कुल 199 देश शामिल हैं। सूचकांक में भारत का स्थान है 80वां और शीर्ष स्थान रहा 6 देशों का, जिनमें आपको जापान, सिंगापुर, फ्रांस, इटली, जर्मनी और स्पेन शामिल है। मतलब ये 6 देश जो है वो पहले स्थान पर है। सूचकांक में सबसे निचला स्थान रहा अफगानिस्तान का 104वां स्थान। देखा जाए तो पहले स्थान पे अगर देखा जाए तो 6 देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन। इन 6 देशों के लिए वीजा रहित गंतव्य जो है वो 194 देश है। ठीक है, दूसरे स्थान पर रहा फिनलैंड, दक्षिण कोरिया और स्वीडन, 3 देश। ठीक है, इस तरह से लिस्ट दिया गया है। और अगर हम लोग लास्ट देखें तो 104वें स्थान पर है अफगानिस्तान, 103वें स्थान पर सीरिया, 102वें स्थान पर इराक, 101वें स्थान पर पाकिस्तान और 100वें स्थान पर यमन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब मूव करते हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जहां पहला टॉपिक है कि 2023-24 में देश की राष्ट्रीय आय के संबंध में एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमान। ठीक है, एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमान आया है जिसको कहा जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का। तो देखा जाए तो 5 जनवरी को वित्तीय वर्ष 2023-24 की राष्ट्रीय आय संबंधी पहले अग्रिम अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किए गए, यानी एनएसओ के द्वारा जारी किए गए। और स्थिर मूल्य पर 2023-24 में जो जीडीपी में वृद्धि है वो 7.3% रहने का अनुमान लगाया गया। स्थिर मूल्य पर 2011-12 का जो मूल्य स्तर है वो 2023-24 में सकल मूल्य संवर्धन यानी जीडीए में वृद्धि जो है वो 6.9% रहने का अनुमान लगाया गया और दूसरे अग्रिम अनुमान 29 फरवरी 2024 को जारी किए जाएंगे। ठीक है, देखा जाए तो 2022-23 और 23-24 की जो राष्ट्रीय आय संबंधी प्रमुख आंकड़े हैं उसको देखें
तो सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी 2011-12 के स्थिर मूल्य पर देखें तो 2022-23 के कंपैरिजन में 2023-24 में देखा जाए तो ये है 171.79 लाख करोड़। ठीक है, 79 लाख करोड़, जो कि 7.3% की इसमें बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, ये स्थिर मूल्यों पर है 2011-12 के स्थिर मूल्य पर। अब हम लोग प्रचलित मूल्य यानी करंट पे देखा जाए तो 296.58 है, यानी 8.9% की वृद्धि हुई है। और राष्ट्रीय आय में देखें तो 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर देखा जाए तो 145.85 लाख करोड़ है, यानी कि 7.2% का वृद्धि हुआ है। ठीक है, और प्रचलित मूल्यों पर राष्ट्रीय आय देखिए तो 259.27 लाख करोड़ रहा, यानी 8.8% की वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति आय में देखा जाए तो ये 1,04,550 लाख करोड़ हुआ, जो कि प्रचलित मूल्यों पर 1,85,854 करोड़ हुआ, यानी 7.9% की वृद्धि हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इसी में है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में जीडीए में वृद्धि 2011-12 के स्थिर मूल्यों के आधार पर। तो देखा जाए तो कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी, ठीक है, यानी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग में देखा जाए तो 2023-24 यानी 5 जनवरी को जो पहले अग्रिम अनुमान आए थे उसमें 1.8% की वृद्धि है। खनन, उत्खनन यानी माइनिंग में देखा जाए तो इसमें 8.1% की वृद्धि, मैन्युफैक्चरिंग में 6.5% की वृद्धि। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और अदर यूटिलिटी सर्विस में 8.3% की वृद्धि। ठीक है, तो ये पूरा दिया गया है जिसमें मूल्य कीमतों में जीवीए देखा जाए तो ओवरऑल 6.9% की वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। आगे है कि प्रचलित मूल्य पर जो राष्ट्रीय आय संबंधी प्रमुख आकलन है यानी एस्टिमेट किया गया है जो करंट प्राइसेस पर, तो जीडीपी जो है आपको वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रचलित मूल्यों पर जो सकल घरेलू उत्पाद है वो 296.58 लाख करोड़ है। ठीक है, जो कि 2022-23 में 272.41 लाख करोड़ था, यानी कि 8-9% की वृद्धि रहने का अनुमान एनएसओ के द्वारा पहले अग्रिम अनुमान में लगाया गया, यहाँ आपको बताया गया था। ठीक है, पहले अग्रिम अनुमान में लगाया गया है। देखा जाए तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, तो 5 जनवरी 2024 के पहले अग्रिम अनुमान में प्रचलित कीमतों पर जो 2023-24 में शुद्ध राष्ट्रीय आय था यानी नेट नेशनल इनकम करंट प्राइसेस पर, तो वो था 259.27 लाख करोड़, जो कि 2022 की तुलना में देखा जाए तो 17.2% की वृद्धि रही है। ठीक है, और प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय देखें 2023-24 में तो 1,85,854 रुपए रहने का अनुमान है एनएसओ का, जो कि 2022-23 की देखा जाए तो उसमें था 1,72,276 थी। ठीक है, और इस तरह से देखें तो प्रति व्यक्ति आय में 7.9% की वृद्धि देखी गई है, जो कि 2023-24 के पहले अनुमान में देखा गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि मूल कीमतों पर जो सकल मूल्य संवर्धन है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस पे, तो प्रचलित मूल्य पर मूल कीमतों पर 2023-24 में 276.12 लाख करोड़ यानी वर्ष 2022-23 में 247.43 लाख करोड़ था, उसकी तुलना में 8% वृद्धि रहने का अनुमान लगाया गया है एनएसओ के द्वारा पहले अग्रिम अनुमान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अप्रैल दिसंबर 2023 में भारत की वस्तुगत निर्यात में 5.71% और आयात में 7.93% गिरावट, वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट। तो देखा जाए तो 15 जनवरी को 2023-24 के पहले 9 महीनों में यानी अप्रैल से दिसंबर 2023 में भारत के विदेशी व्यापार के अंतिम आंकड़े वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए। ठीक है, यहाँ देखा जाए तो भारत के जो विदेशी व्यापार के आंकड़े हैं एक दृष्टि में देखें तो जो कि मर्चेंडाइज ट्रेड है उसमें निर्यात देखा जाए 2023-24 में तो 317.12 अरब डॉलर का रहा, जो कि 2022-23 में 336.30 का था, यानी कि 2022 की तुलना में 2023 में 5.71% की कमी आई है। ठीक है, और आयात देखें तो आयात रहा इस बार 505.15 अरब डॉलर का, जो कि पिछले बार 548.64 अरब डॉलर का था, यानी कि इसमें भी नेगेटिव रहा है 7.93% का
ऋणात्मक वृद्धि हुआ, ठीक है। और शेष जो व्यापार शेष है वो है 188.03 अरब डॉलर, वो भी नेगेटिव में, ठीक है। अब देखें सेवाओं का व्यापार, सेवाओं में देखें तो निर्यात जो प्राप्तियां हुई हैं वो हुआ है 247.92 अरब डॉलर, जो कि पिछले बार की तुलना में 3.52% अधिक है, वृद्धि हुई है, ठीक है। और आयात यानी कि भुगतान देखा जाए तो 129.24 अरब डॉलर का रहा, यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में यहाँ पे 4.48% नेगेटिव गया है, ठीक है, ऋणात्मक वृद्धि हुई है। और व्यापार शेष रहा 118.68 अरब डॉलर का। अब देखा जाए वस्तुगत प्लस सेवाएं दोनों को जोड़ दिया जाए तो निर्यात यानी एक्सपोर्ट देखा जाए तो 565.04 रहा अरब डॉलर का। आयात रहा 634.39 अरब डॉलर का, ठीक है। अब व्यापार शेष रहा 69.34 अरब डॉलर, ऋणात्मक रहा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ष 2023 अब तक का सबसे गर्म वर्ष होने का वैश्विक एजेंसियों का अनुमान, और भारत के लिए दूसरा सबसे गर्म वर्ष है। 1 जनवरी 2024 को भारत के संदर्भ में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की एक रिपोर्ट जारी की गई, और रिपोर्ट के अनुसार कहा जाए तो वर्ष 2023 भारत में विगत 122 वर्षों में दूसरा सबसे गर्म वर्ष रहा है, ठीक है। और देखा जाए तो विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 2023 के दौरान देश में सतही हवा का औसत वार्षिक तापमान 1981-2010 की अवधि के दीर्घकालिक औसत तापमान से 0.65 डिग्री सेल्सियस अधिक है, ठीक है। और 2016 में 0.71 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा था। और देखा जाए तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO के द्वारा इस मामले में अपनी फाइनल रिपोर्ट मार्च 2024 में ही जारी की जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है विगत 9 वर्षों में देश में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर, नीति आयोग का चर्चा पत्र। तो देखा जाए तो जनवरी 2024 में नीति आयोग के द्वारा जारी एक चर्चा पत्र के अनुसार विगत 9 वर्षों में देश में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकले हैं। चर्चा पत्र का शीर्षक है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6। इस चर्चा पत्र में कहा गया कि देश में वर्ष 2013-14 में 29.5% लोग बहुआयामी निर्धनता के अधीन थे, जो घटकर 2022-23 में 11.28% रह गए थे। इस प्रकार 17.89% बिंदु की गिरावट दर्ज की गई। रिपोर्ट के अनुसार संख्या की दृष्टि से विगत 9 वर्षों में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। देखा जाए तो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स यानी MPI के सभी 12 सांकेतकों में संदर्भित अवधि के महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किया गया है। इससे बहुआयामी गरीबी को आधा करने में अपने 2030 के लक्ष्य को समय से पहले ही प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट देखें। इसी में आगे है कि 2013-14 से 2022-23 के दौरान 9 वर्ष की अवधि में सर्वाधिक 5.94 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकले, और इसके बाद बिहार में 3.77 करोड़ लोग। चर्चा पत्र के अनुसार देखें तो पोषण अभियान व एनीमिया मुक्त भारत जैसे उल्लेखनीय पहलों ने स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि जहां की है, वो विश्व के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक संचालन करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 81.35 करोड़ लाभार्थी को कर सकती है। देखा जाए तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य के माध्यम से बिजली कवरेज में सुधार तथा स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन जैसे परिवर्तनकारी अभियानों ने लोगों की रहने की स्थिति
और समग्र कल्याण की स्थिति में सुधार किया। ठीक है। और देखा जाए तो प्रधानमंत्री जनधन योजना और पीएम आवास योजना जैसे प्रमुख कार्यक्रमों ने विगत समावेशन और वंचितों के लिए सुरक्षित और आवास प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट टॉपिक है 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल सम्मेलन 2024 गांधीनगर में संपन्न। तो 10 से 12 जनवरी 2024 को गुजरात में निवेश को आकर्षित एवं प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू किए गए वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिति के 10वें संस्करण का आयोजन गुजरात में गांधीनगर में संपन्न हुआ, जिसका थीम था गेटवे टू द फ्यूचर। भारतीय कारोबारियों के साथ साथ विदेशी कंपनियों के प्रमुख अधिकारी तथा अन्य विदेशी प्रतिनिधि, जिसमें कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप जैनसिंटो न्यूसी और तिमोर लेट के राष्ट्रपति डॉक्टर जोस रामोसा होर्टा शामिल थे। इस अवसर पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। गुजरात सरकार और दुबई के बहुराष्ट्रीय लॉजिस्टिक कंपनी डीपी वर्ल्ड के बीच तथा 3 अन्य समझौते नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल परियोजनाओं व फूड पार्क विकास में निवेश को लेकर है। ठीक है। और सम्मेलन में अदानी समूह के गौतम अडानी ने अगले 5 वर्षों में गुजरात में 24 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त देश में ग्रीन एनर्जी के लिए रूपांतरण हेतु 10 वर्षों में 100 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की। रिलायंस समूह के मुकेश अंबानी ने गुजरात में हजीरा में देश की पहली विश्व स्तरीय कार्बन फाइबर सुविधा की स्थापना और जामनगर में 5000 एकड़ में ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स की स्थापना भी 2024 में ही कराने की घोषणा की। ठीक है। और देखा जाए तो सुजुकी मोटर्स कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष तोशिहिरो सुजुकी ने अपना दूसरा उत्पादन संयंत्र गुजरात में स्थापित करने के लिए 35,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। 2029 तक गुजरात में हजीरा में 24 मिलियन टन सालाना क्षमता वाले विश्व के सबसे विशाल उत्पादन संयंत्र की स्थापना की घोषणा की है। और टाटा ग्रुप द्वारा सानंद में अगले 2 माह में 20 गीगावाट लिथियम आयन स्टोरेज बैटरी फैक्ट्री की स्थापना की घोषणा की गई। वर्ष 2003 में शुरू हुए इस सम्मेलन का आयोजन जो है वो 2-2 वर्ष के अंतराल पर होता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है वैश्विक वृद्धि में 2024 में शिथिलता का संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट का अनुमान, भारत में वृद्धि सर्वोच्च रहेगी। तो 2 जनवरी 2024 में देखा जाए तो जारी जो हुआ था ताजा रिपोर्ट 2023 के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में जहां शिथिलता आने की संभावना है, मजबूत घरेलू मांग तथा विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में अधिक वृद्धि से भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती रहेगी। ठीक है। और देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग की ताजा विश्व आर्थिक स्थिति एंड परिदृश्य यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जनवरी 2024 में जारी की गई। आगे है कि देखा जाए तो प्रमुख अर्थव्यवस्था और क्षेत्रों में जीडीपी में वृद्धि, संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट जनवरी 2024 की आकलन। देखिए जब संपूर्ण विश्व का देखा जाए तो 2024 के लिए 0.1% है प्लस में, तो ठीक है। और विकसित राष्ट्र का देखा जाए तो वो भी 0.1% है। ठीक है। और उसी में अगर भारत का देखा जाए तो ये 0.5% नेगेटिव है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में जीडीपी वृद्धि प्रमुख अर्थव्यवस्था में सर्वोच्च रहने का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान। तो देखा जाए तो 30 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी हुई है और रिपोर्ट में भारत की स्थिति सभी विकासशील देशों की तुलना में ज्यादा मजबूत बताते हुए अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत के विकास दर को पूर्वानुमान को 0.2% कोष ने बढ़ा दिया है। ठीक है। और देखा जाए तो प्रमुख अर्थव्यवस्था में वृद्धि देखें तो संपूर्ण विश्व में
0.2% 2024 के लिए वृद्धि है। ठीक है, अक्टूबर 2023 के पूर्वानुमान की तुलना में देखा जाए तो ताजा पूर्वानुमान में अंतर है 2024 के लिए 0.2%, और ये जनवरी 2024 का पूर्वानुमान है 3.1%। ठीक है, और 2025 के लिए 3.2%। ठीक है, ये पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं नियुक्तियां यानी अपॉइंटमेंट्स की ओर। तो पहला है संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्य नियुक्त हुए हैं। तो ये हुए हैं शिववर्धन सिंह और संजय शर्मा। आयोग में सदस्यों की कुल संख्या अब हो गई है 7, और संघ में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 10। नेक्स्ट है कि विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता नियुक्त हुए हैं। तो ये रणधीर जायसवाल नियुक्त हुए हैं विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता, जो कि भारतीय विदेश सेवा के 1998 के बैच के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना के उप प्रमुख यानी कि वाइस चीफ नियुक्त हुए। तो ये नियुक्त हुए हैं वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी। एसएसबी के नए महानिदेशक जनवरी 2024 में नियुक्त हुए हैं। तो ये हुए हैं दलजीत सिंह चौधरी, जो कि 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। तो ये नियुक्त हुए हैं न्यायमूर्ति पीबी वराले, जो कि कर्नाटक उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। ठीक है, आगे है कि दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ये हुए हैं अनिल कुमार लाहोटी। ठीक है, जो कि रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सह सीईओ भी रह चुके हैं। और नेक्स्ट है राज्यसभा में 30 जनवरी 2024 को सदस्य मनोनीत हुए। ये हुए हैं सतनाम सिंह संधू, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक और शिक्षाविद। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं विविध की ओर, जहां पहला है कि भारत व मिस्र के बीच युद्ध अभ्यास साइक्लोन का दूसरा संस्करण मिस्र में संपन्न हुआ। तो देखा जाए तो ये 22 जनवरी से 1 फरवरी तक भारत और मिस्र की सेनाओं के संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन का दूसरा संस्करण मिस्र में अंसास में संपन्न हुआ। और संयुक्त अभ्यास में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व जो है वो पैराशूट रेजिमेंट विशेष दल के 25 सैनिकों द्वारा किया गया। इनके इतने ही कर्मी वाले जो मिस्र का दल था उसका प्रतिनिधित्व किया था मिस्र के कमांडो स्क्वाड्रन द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश में संपन्न। देखा जाए तो 22 जनवरी से 3 फरवरी तक भारत और किर्गिस्तान के बीच विशेष बल युद्धाभ्यास खंजर का 11वां संस्करण हिमाचल प्रदेश में बकलोह स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में संपन्न हुआ। 2 सप्ताह के इस विशेष बल अभ्यास में भारतीय सेना के दल का प्रतिनिधित्व जो है वो पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल ने 20 कर्मियों के द्वारा जहां किया गया, वहीं किर्गिस्तान के दल में स्कॉर्पियन ब्रिगेड के 20 कर्मी शामिल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है बालिकाओं के लिए देश में पहला सैनिक स्कूल। तो देखा जाए तो 1 जनवरी 2024 को देश में पहले पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना मथुरा में वृंदावन में की गई। संविद गुरुकुल गर्ल्स सैनिक स्कूल नाम से इस पहले बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर किया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024। तो देखा जाए तो 12 से 16 जनवरी 2024 को 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हुआ और यह महाराष्ट्र की मेजबानी में नासिक में हुआ। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जयंती है और राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। इस वर्ष 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करते हुए अमृत काल के आने वाले 25 वर्षों को युवाओं के लिए कर्तव्य काल बनाया और देश भर के लगभग 7,500 युवा प्रतिनिधियों ने इस वर्ष युवा महोत्सव में भाग लिया। अनेक खेल कूद, कहानी लेखन और अन्य साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन महोत्सव में किया गया। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं पुरस्कार सम्मान में, जहां पहला है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। तो देखा जाए तो 22 जनवरी को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में पुरस्कार प्रदान किए।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, कला संस्कृति, बहादुरी, पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार, समाज सेवा, खेलकूद सहित 7 विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से चुने गए 5 से 18 वर्ष की आयु के जो 19 बच्चों को प्रदान किया गया। पुरस्कार के तहत पदक और प्रशस्ति पत्र इन्हें प्रदान किए गए। पुरस्कृत बच्चों को बाद में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में भी शामिल किया गया। देखा जाए तो ये नाम दिए गए हैं वो 19 बच्चों का, जैसे कि आदित्य विजय ब्रह्म ने, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है, ये महाराष्ट्र के हैं, इन्हें वीरता कैटेगरी में दिया गया है। अनुष्का पाठक उत्तर प्रदेश की हैं, जिसको कला और संस्कृति में दिया गया है। अरिजीत बनर्जी पश्चिम बंगाल के हैं, कला और संस्कृति में दिया गया है। अरमानी उबरानी छत्तीसगढ़ के हैं और कला संस्कृति में दिया गया है। ये लिस्ट आपको पूरा पीडीएफ में दे दिया गया है, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023। तो 7 जनवरी को वर्ष 2023 में प्रदर्शित फिल्मों और टेलीविजन प्रसारण के लिए हॉलीवुड के 81वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का वितरण अमेरिका में कैलिफोर्निया में किया गया। 81वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के तहत फिल्मों के पुरस्कार निम्नलिखित को दिए गए हैं, जिसमें देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा की कैटेगरी में ओपेनहाइमर को दिया गया, जिसके निर्देशक थे क्रिस्टोफर नोलन। म्यूजिकल कॉमेडी श्रेणी में फिल्म जो है वो पुअर थिंग्स को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो दिया गया है ड्रामा श्रेणी में वो थे सिलियन मर्फी ओपेनहाइमर के लिए, और म्यूजिकल कॉमेडी श्रेणी में पॉल गियामेट को दिया गया है द होल्डोवर्स के लिए, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का कैटेगरी में दिया गया है ड्रामा श्रेणी में लिली ग्लैडस्टोन को, जो कि किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के लिए दिया गया। और म्यूजिकल कॉमेडी श्रेणी में दिया गया है एमा स्टोन को पुअर थिंग्स मूवी के लिए। देखिए दोनों श्रेणियों में अगर संयुक्त रूप से पुरस्कार अगर देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म के लिए दिया गया है द बॉय एंड द हेरोन को। सर्वश्रेष्ठ नॉन इंग्लिश फिल्म के लिए दिया गया है एनाटॉमी ऑफ अ फॉल, फ्रांस की है। और सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटिक एंड बॉक्स ऑफिस अचीवमेंट दिया गया है बारबी को। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के रूप में दिया गया है डॉक्टर वाइन जॉय रैडोल्फ को, जो कि द होल्ड बर्ड्स फिल्म के लिए, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 और तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 में देखा जाए तो दिया गया है नवोदित युवा प्रतिभा की पहचान एवं पोषण कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए। और पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो संस्था है वो है जैन मानित विश्वविद्यालय बेंगलुरु का, ठीक है, ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार 2022 का। तो ये पुरस्कार जो है वो 4 श्रेणी में भू साहसिक कार्य, जल साहसिक कार्य, वायु रोमांच और जीवन पर्यंत उपलब्धि के क्षेत्र में दिया जाता है। पुरस्कार के तहत 15-15 लाख की राशि प्रदान की जाती है। और इस वर्ष 2022 के ये पुरस्कार निम्नलिखित 4 खिलाड़ियों को दिए गए। सुश्री सविता कंसवाल मरणोपरांत में दिया गया, पर्वतारोही है लैंड एडवेंचर में। और तुलसी चैतन्य मथुपुरी को दिया गया जो कि तैराक है वाटर एडवेंचर में। अंशु कुमार तिवारी को दिया गया है स्काई डाइवर्स एयर एडवेंचर में। और प्रवीण सिंह को दिया गया है पर्वतारोहण, यानी इसमें दिया गया आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर 2023। तो देखा जाए तो 15 जनवरी 2024 को फीफा के वर्ष 2023 के पुरस्कारों का वितरण लंदन में किया गया। और फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पुरुष कैटेगरी में है लियोनेल मेसी। वर्तमान में ये इंटर मियामी के लिए खेलने वाले अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर महिला में दिया गया है एतना बोनमती को, जो कि बार्सिलोना के लिए खेलने वाली स्पेनिश खिलाड़ी है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरुष कैटेगरी में दिया गया है एडरसन को, जो कि मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलने वाले ब्राजील के खिलाड़ी। और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर महिला में दिया गया है मैरी एप्से को, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलने वाली इंग्लैंड की खिलाड़ी। अब देखा जाए कोच में तो सर्वश्रेष्ठ कोच दिया गया है पुरुष कैटेगरी में पेप गुआर्डियोला को, पेप गुआर्डियोला जो कि मैनचेस्टर सिटी टीम के स्पेनिश कोच हैं। और महिला कैटेगरी में कोच को दिया गया है सरीना विगमैन को, जो कि इंग्लैंड की महिला टीम की डच कोच है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है
बीसीसीआई के क्रिकेट पुरस्कार 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23। देखा जाए तो जनवरी 2024 को क्रिकेट के विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय क्रिकेटरों के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पुरस्कारों का वितरण हैदराबाद में हुआ। 4 वर्ष के अंतराल के पश्चात बीसीसीआई ने पुरस्कारों का वितरण किया है। नेक्स्ट टॉपिक है बीसीसीआई के क्रिकेट पुरस्कार 2019-20, 20-21, 21-22 और 22-23। 23 जनवरी 2024 को क्रिकेट में विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय क्रिकेटरों के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई, ठीक है, बीसीसीआई के पुरस्कारों का वितरण हैदराबाद में हुआ। 4 वर्ष के अंतराल के पश्चात बीसीसीआई ने पुरस्कारों का वितरण किया है। देखा जाए तो पुरस्कार में देखें तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष कैटेगरी में जो दिया गया है पॉली उमरीगर पुरस्कार 2019-20 के लिए दिया गया है मोहम्मद शमी को, 2020-21 के लिए दिया गया है रविचंद्रन अश्विन को, 2021-22 के लिए दिया गया है जसप्रीत बुमराह को और 2022-23 के लिए दिया गया है शुभमन गिल को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला दीप्ति शर्मा को दिया गया है 2019-22 को, स्मृति मंधाना को 20-21 में दिया गया है और 21-22 में भी दिया गया है और फिर 22-23 में दिया गया है आपको दीप्ति शर्मा को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण पुरुष कैटेगरी में मयंक अग्रवाल को दिया गया है 2019-20 में, अक्षर पटेल को दिया गया है 20-21 में, श्रेयस अय्यर को दिया गया है 2021-22 में और यशस्वी जायसवाल को दिया गया है 2022-23 में। ठीक है, और पदार्पण अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण महिला में देखा जाए तो प्रिया पूनिया को दिया गया था 19-20 में, 20-21 में दिया गया सफाली वर्मा को, 21-22 में दिया गया सबेनी मेघना को और 22-23 में दिया गया है अमनजोत कौर को। ठीक है, ये सारा लिस्ट आपको पीडीएफ में दे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पुरस्कार 2023। तो जनवरी 2024 में दुबई स्थित अपने मुख्यालय में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने क्रिकेट के क्षेत्र के वर्ष 2023 के अपने 19वें पुरस्कारों की घोषणा की। आईसीसी के वर्ष 2023 के प्रमुख पुरस्कारों की सूची निम्नलिखित है। पुरुष कैटेगरी में देखें तो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर जो चुने गए हैं, जो गैरी सोबर्स ट्रॉफी दिया गया है, वो है पैट्रिक कमिंस को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर यानी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो चुना गया है, वो चुना गया है विराट कोहली को, जो कि भारत के हैं। और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर चुने गए हैं उस्मान ख्वाजा, ऑस्ट्रेलिया के। फिर टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है सूर्य कुमार यादव को, जो कि भारत के हैं और ये लगातार दूसरा वर्ष इन्हें दिया गया है। ठीक है, और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उद्यमान खिलाड़ी यानी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर जो दिया गया है वो रचिन रविंद्र को दिया गया है, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। और सर्वश्रेष्ठ एसोसिएट क्रिकेटर को दिया गया है बास दी लीडे, जो कि नीदरलैंड्स के हैं। अब यही महिला कैटेगरी में देखें तो महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है रासेल हे होई लिफ्टिंग ट्रॉफी नताली स्कीवर को, जो कि इंग्लैंड के हैं और लगातार दूसरा वर्ष है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ ओडीआई खिलाड़ी जो है वनडे का खिलाड़ी वो है चमारी अट्टापट्टू, जो कि श्रीलंका के। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टी20 खिलाड़ी जो है वो है हयाली मैथ्यूज, वेस्ट इंडीज के। और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमन खिलाड़ी जो चुने गए हैं वो है फोएबे लिचफील्ड, ऑस्ट्रेलिया के। और सर्वश्रेष्ठ एसोसिएट क्रिकेटर चुने गए हैं क्विंटर एबल, कीनिया के। ठीक है, और देखें तो अन्य पुरस्कार में देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ अंपायर की डेविड सेफर्ड ट्रॉफी जो है वो दिया गया है रिचर्ड इलिंगवर्थ को, जो कि इंग्लैंड के हैं और लगातार इन्हें दूसरा वर्ष ये ट्रॉफी दिया गया है। आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट पुरस्कार दिया गया है टीम जिम्बाब्वे को। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024। तो देखा जाए तो 2024 का जो पुरस्कार है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, और ये 23 जनवरी को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए वर्ष 2024 के नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार की घोषणा हुई और ये गृह मंत्रालय के द्वारा की गई। संस्थागत श्रेणी में ये पुरस्कार 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को दिया गया और इस पुरस्कार के तहत 51 लाख की राशि प्रदान की जाती है। व्यक्तिगत श्रेणी में ये 5 लाख की राशि सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में 1942 में स्थापित ये 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र हवाई चिकित्सा प्रतिष्ठान है। ठीक है, और शांति और युद्ध दोनों ही समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मानवीय सहायता
और आपदा राहत में यह शामिल रहा है। ठीक है। और देखा जाए तो उत्तराखंड बाढ़ 2013, नेपाल भूकंप के दौरान ऑपरेशन मैत्री हुआ 2015 में, इंडोनेशियाई सुनामी के दौरान ऑपरेशन समुद्र मैत्री हुआ 2018 में। इसके अतिरिक्त हाल ही में जो टर्की और सीरिया में फरवरी 2023 में आए जो भीषण भूकंप के दौरान ऑपरेशन दोस्त के तहत राहत एवं बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कीर्ति चक्र एवं शौर्य चक्र 2024। तो देखा जाए तो 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी विज्ञप्ति में सेना और अन्य सशस्त्र बलों के अधिकारियों जवानों के लिए बहादुरी पुरस्कारों व अन्य सैन्य अलंकारों की सूची जारी की गई। उनमें 6 कीर्ति चक्र, 16 शौर्य चक्र शामिल हैं, जिनमें कीर्ति चक्र से सम्मानित किए जाने वाले जो बहादुर में से 3 तथा शौर्य चक्र में सम्मानितों में से 2 को यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया। कीर्ति चक्र में देखें तो मेजर दिग्विजय सिंह रावत को दिया गया जो कि 21वीं बटालियन पैराशूट रेजिमेंट के हैं, और मेजर दीपेंद्र विक्रम 4थी बटालियन सिख रेजिमेंट के। कैप्टन अंशुमान सिंह को दिया गया मरणोपरांत 26वीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट के, और हवलदार पवन यादव को दिया गया है 21वीं बटालियन महार रेजिमेंट के। हवलदार अब्दुल माजिद को दिया गया है मरणोपरांत दिया गया है और 9वीं बटालियन पैराशूट रेजिमेंट के हैं। सिपाही पवन कुमार को दिया गया है मरणोपरांत 55वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स के। ठीक है। अब शौर्य चक्र के बारे में देखें तो शौर्य चक्र दिया गया है मेजर मानव फ्रांसीसी को जो कि 21वीं बटालियन पैराशूट के हैं। फिर मेजर अमनदीप जाखड़ को दिया गया है। कैप्टन एमबी प्रांजल मरणोपरांत इन्हें दिया गया है। कैप्टन अक्षत उपाध्याय को दिया गया है। नायब सूबेदार बैरियर संजय कुमार और हवलदार संजय कुमार। राइफलमैन आलोक राव मरणोपरांत दिया गया है इन्हें, और पुरुषोत्तम कुमार को दिया गया है। ठीक है, सिविलियन है, सिविलियन 63वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स के हैं। ठीक है। और लेफ्टिनेंट बिमल रंजन को दिया गया है इंडियन नेवी के। विंग कमांडर शैलेश सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिकेश जैन को दिया गया है। विभोर कुमार सिंह को दिया गया है। डीएसपी मोहन लाल को दिया गया है। एएसआई अमित रैना, एसआई फरोज अहमद, कांस्टेबल वरुण सिंह, इन सबको दिया गया है और ये जम्मू कश्मीर पुलिस से है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत रत्न। 23 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न से प्रदान करने की अधिसूचना जारी हुई और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत और देश के पूर्व प्रधानमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक अलंकार भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई। श्री कर्पूरी ठाकुर को देश का यह सम्मान उन्हें मरणोपरांत प्रदान करने की अधिसूचना उनकी 100वीं जयंती के एक दिन पूर्व 23 जनवरी को जारी की गई। लाल कृष्ण आडवाणी को यह सम्मान प्रदान करने की अधिसूचना 3 फरवरी 2024 को ही जारी की गई। 5 वर्ष के अंतराल के पश्चात देश का यह सर्वोच्च सम्मान किसी को प्रदान किया गया है। ठीक है, किसी और देखा जाए तो कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी ये सम्मान पाने वाले क्रमशः 49वें और 50वें व्यक्ति हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है पद्म अलंकरण 2024। तो जनवरी 2024 में देश की 75वीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गृह मंत्रालय में जारी विज्ञप्ति में 132 पद्म अलंकरणों जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की घोषणा की गई। इसमें 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, 110 पद्मश्री शामिल है। इनमें 2 युगल पुरस्कार शामिल हैं। युगल पुरस्कार के तहत 2 लोगों को एक साथ दिए जाने के बावजूद इसे एक ही पुरस्कार गिना जाता है। पुरस्कृतों में 30 महिलाएं, 8 विदेशी, प्रवासी भारतीय और भारतीय मूल की श्रेणी में के लोग इनमें शामिल हैं। 9 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। पद्म पुरस्कार विभिन्न विषयों गतिविधियों के क्षेत्र में दिए जाते हैं, जैसे कि आपको कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक कार्यक्रम, विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, व्यापार एवं उद्योग जगत, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि। ठीक है। और पद्म विभूषण पुरस्कार असाधारण और विशिष्ट सेवा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण जो है वो उच्च कोटि की विशेष सेवा के लिए अलंकृत किया जाता है और पद्म श्री से किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया जाता है। पद्म विभूषण जो है वो 5 लोगों को दिया गया है, जिसमें आप देखें तो वैजयंती माला बाली कला के क्षेत्र में दिया गया जो कि तमिलनाडु की हैं।
फिर कोनिडेला चिरंजीवी कला के क्षेत्र में है, आंध्र प्रदेश के। एम वेंकैया नायडू पब्लिक अफेयर से है, आंध्र प्रदेश के। बिंदेश्वर पाठक सामाजिक कार्य से हैं, बिहार के। और पद्म सुब्रमण्यम कला के क्षेत्र से हैं, तमिलनाडु के। इन्हें दिया गया है पद्म विभूषण, 5 लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण। चलिए अब पद्म भूषण में देखें। देखिए पद्म भूषण जो है वो 17 लोगों को दिया गया है। एम फातिमा बीबी पब्लिक अफेयर्स के हैं, केरल के, ठीक है। और मिथुन चक्रवर्ती को भी दिया गया है, कला के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के हैं, ठीक है। ये आपको लिस्ट यहाँ दिया गया है, ठीक है। और साथ ही आपको देखा जाए तो यहाँ आप अगला लिस्ट आपको है, इन सबको आपको पीडीएफ में दे दिया गया है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर कर देख सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024। तो 28 जनवरी 2024 को वर्ष 2023 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए बॉलीवुड के प्रसिद्ध प्रतिष्ठित 69वें फिल्म फेयर पुरस्कारों का वितरण गुजरात में गिफ्ट सिटी में हुआ। पुरस्कारों की पूरी सूची अगर देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए दिया गया है बारहवीं फेल को। निर्देशक थे विधु विनोद चोपड़ा। क्रिटिक चॉइस में देखा जाए सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो जोराम, और निर्देशक थे देवाशीष मखीजा। फिर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक में देखा जाए तो विधु विनोद चोपड़ा को दिया गया है बारहवीं फेल के लिए, और क्रिटिक्स चॉइस में तरुण डुडेजा को दिया गया है धक धक मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में देखा जाए तो फिल्म एनिमल के लिए दिया गया है रणबीर कपूर को, और क्रिटिक्स चॉइस में दिया गया है विक्रांत मैसी को बारहवीं फेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दिया गया है आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। क्रिटिक्स चॉइस में रानी मुखर्जी को दिया गया है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए, और शेफाली शाह श्री श्री ऑफ अस के लिए दिया गया है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेता रहे आदित्य रावल फराज फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेत्री रही अलीजे अग्निहोत्री पैरी के लिए। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू डायरेक्टर रहे तरुण डुडेजा धक धक के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रहे विकी कौशल डुंकी के लिए, डंकी के लिए, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री हैं सवाना आजमी रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी के लिए। सर्वश्रेष्ठ संवाद इशिता मोइत्रा को दिया गया है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। सर्वश्रेष्ठ कहानी जो रहा वो अमित रॉय का OMG 2 का है। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी गणेश आचार्य को दिया गया है वाइट झुमका के लिए, वॉट झुमका। और सर्वश्रेष्ठ एक्शन में दिया गया फिल्म जवान को। सर्वश्रेष्ठ संपादन दिया गया फिल्म बारहवीं फेल को, और सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी दिया गया है अविनाश अरुण को, ठीक है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है डेविड धवन को, ठीक है। पार्श्व गायक पुरुष में रहे हैं भूपेंद्र बब्बल। पार्श्व गायिका शिल्पा राव को दिया गया है पठान के लिए बेशरम रंग के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं निधन की ओर, जहां पहला है मारियो जगालो। ब्राजील के पूर्व वर्षों के जाने माने फुटबॉलर मारियो जगालो का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है फ्रांज बैकेनबॉर। जर्मनी के पूर्व वर्षों के प्रसिद्ध फुटबॉलर फ्रांज बैकेनबॉर का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है उस्ताद राशिद खान। रामपुर सहवसन घराने के शास्त्रीय संगीतकार उस्ताद राशिद खान का 55 वर्ष की आयु में कोलकाता में निधन हो गया। अगला है प्रभा अत्रे, जो कि पद्म विभूषण से सम्मानित किराना घराने की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है मुनव्वर राना। प्रसिद्ध उर्दू शायर मुनव्वर राना का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। मूव करते हैं पुस्तक की ओर। पहला है टाइम स्पेंट डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ये एक आत्मकथा है शिवराज वी पाटिल का। फिर नेक्स्ट है वाई इंडिया मैटर्स। इसके लेखक है एस जयशंकर। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं खेल कूद की ओर। पहला है दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी की प्लेयर ऑफ द मंथ। तो दिसंबर 2023 के लिए महिला क्रिकेटरों में प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है दीप्ति शर्मा को, जो कि भारत की महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर। नेक्स्ट है भारत ऑस्ट्रेलिया महिला श्रृंखला, महिला क्रिकेट श्रृंखला है 2023-24 में देखा जाए तो 2023 दिसंबर 2023 जनवरी 2024 तक चला। एक टेस्ट मैच, 3 T20 और एक दिवसीय मैच की श्रृंखला हुई, ठीक है। 3 T20 और 3 एक दिवसीय मैच की श्रृंखला। ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम भारत का दौरा किया था। इन तीनों ही श्रृंखलाओं में भारतीय टीम का नेतृत्व जो है वो हरमनप्रीत कौर ने किया। एकमात्र टेस्ट मैच जो विजेता रहा भारत 8 विकेट से।
और 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला में विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया 3-0 से, और 3 टी20 मैचों की श्रृंखला में विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया 2-1 से। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आईसीसी की वर्ष 2023 की टीमें। तो जनवरी 2024 में बीते वर्ष 2023 के दौरान खिलाड़ियों के वर्ष भर के निष्पादन के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2023 के लिए पुरुष और महिला क्रिकेटरों की अपनी टीमों की घोषणा की। ये टेस्ट टीम है, ये ओडीआई है और ये टी20 है, और ये पुरुष की टीम है। ठीक है, जिसमें उस्मान ख्वाजा, दिमुथ करुणरत्ने, केन विलियमसन, जो रूट, ट्रेविस हेड, रविंद्र जडेजा, एलेक्स कैरी, पैट्स कमिंस, आर अश्विन, मिशेल स्टार्क और स्टुअर्ट ब्रॉड है। ये टेस्ट टीम है। ओडीआई में कप्तान बनाया गया है रोहित शर्मा को। भारत के शुभमन गिल, ट्रेविस हेड, विराट कोहली, डेविड मिशेल, हेनरिच क्लासन, मार्को जॉनसन, एडम जंपा, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और मोहम्मद शमी है। ठीक है, तो ये ओडीआई की टीम थी। टी20 में देखा जाए तो भारत के यशस्वी जायसवाल, फिल सॉल्ट इंग्लैंड के, निकोलसन पूरन विकेट कीपर वेस्ट इंडीज के हैं, सूर्य कुमार यादव कप्तान बनाया गया है भारत के, मार्क चैपमैन न्यूजीलैंड, सिकंदर रजा जिम्बाब्वे, अल्पेश रामजानी युगांडा, मार्क एडियर आयरलैंड, रवि बिश्नोई भारत, रिचर्ड नगरवा जिम्बाब्वे के और अर्शदीप सिंह भारत के। ये पुरुष की टीमें थी। अब आते हैं महिला की टीमों को। महिला में ओडीआई टीम बनाई गई है और टी20 टीम बनाई गई है। ठीक है, महिला की टीम देखा जाए तो ओडीआई टीम है जिसमें आपको कोएब लिचफील्ड ऑस्ट्रेलिया के हैं, चमारी अटापट्टू कप्तान बनाया गया है श्रीलंका के, एलिसे पेरी ऑस्ट्रेलिया के, एमेलिया क्रोर न्यूजीलैंड के, बेथ मुनी विकेटकीपर हैं ऑस्ट्रेलिया के, नेट साइवर ब्रंड इंग्लैंड के, एस गार्डनर ऑस्ट्रेलिया के, एनेबल सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया के हैं, नदीम डी क्लर्क साउथ अफ्रीका, ली ताहू न्यूजीलैंड के और नाहिदा एक्टर बांग्लादेश के। अंतर्राष्ट्रीय टी20 जो टीम बनाई गई है उसमें चमारी अटापट्टू को कप्तान बनाया गया है, श्रीलंका के हैं, बेथ मुनी विकेटकीपर है ऑस्ट्रेलिया के, लोरा वोलवर्ट दक्षिण अफ्रीका, हेले मैथ्यूज, नेट साइबर ब्रंट, अमेलिया केयर, एलिसे पेरी, एस गार्डनर, दीप्ति शर्मा एकमात्र भारतीय है। ठीक है, और सोफी एक्लस्टोन इंग्लैंड के और मैगन स्कट ऑस्ट्रेलिया के हैं। ये टी20 की टीम है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है भारत दक्षिण अफ्रीका श्रृंखला 2023-24। तो दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर 2 टेस्ट मैच और 3 एक दिवसीय और टी20 मैच खेलने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम गई थी। ठीक है, और ओडीआई श्रृंखला विजेता रहे भारत 2-1 से। टी20 में विजेता देखा जाए तो 1-1 से बराबर पर रहा, और टेस्ट मैच की श्रृंखला इससे 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर समाप्त हुई। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मलेशिया बैडमिंटन ओपन 2024। तो जनवरी 2024 में कुआलालंपुर में मलेशिया ओपन बैडमिंटन संपन्न हुआ। मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2024 देखा जाए तो 9 से 14 जनवरी 2024 को कुआलालंपुर विजेता एवं उप विजेता अगर लिस्ट देखें हम लोग तो ये पुरुष एकल में देखा जाए तो विजेता रहे एंडरसन एंडर्स एंटोशन जो कि डेनमार्क के हैं, उप विजेता रहे सी युकी चीन के, महिला एकल में विजेता रहे आन से यंग दक्षिण कोरिया के और उप विजेता रहे ताई तजुइंग चीनी ताइपे के। पुरुष युगल में जो विजेता है वो है लियांग विकिंग व वांग चैंग दोनों चीन के हैं। उप विजेता है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी दोनों भारत के हैं। महिला युगल में विजेता रहे ली शेंगशु टाननिंग दोनों चीन के। उप विजेता रहे झांगा सुकिसियान और झेंग यू दोनों चीन के। मिश्रित युगल में विजेता है युवा वाता नाबे और आरिस हिंगासिनो दोनों जापान के हैं। उप विजेता है किम वोन हो और जियान ना यून दोनों दक्षिण कोरिया के हैं। नेक्स्ट है इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 जो कि 16 से 21 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में हुआ। एकल पुरुष पुरुष एकल में विजेता है सी यू की चीन के और उप विजेता है ली चियू ई, ये है हांगकांग के। महिला एकल में विजेता है ताई तजुइंग चीनी ताइपे के और उप विजेता है चेन यूफी चीन के। पुरुष युगल में विजेता है कांग मिन यूक और सियो सेउंग जाई दोनों दक्षिण कोरिया के हैं। उप विजेता है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी दोनों भारत के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यूनाइटेड कप 2024 टेनिस।
तो देखा जाए तो 29 दिसंबर से 7 जनवरी 2024 को पुरुष और महिलाओं को संयुक्त टीम टूर्नामेंट यूनाइटेड कप के दूसरे संस्करण का आयोजन पर्थ एवं सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ। 18 टीमें इस टूर्नामेंट में शामिल थी। विजेता रहा पोलैंड 2-1 से और उप विजेता रहा जर्मनी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस 2024। तो देखा जाए तो 31 दिसंबर 2023 से 7 जनवरी 2024 को ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ। पुरुष एकल विजेता रहे ग्रिगोर दिमित्रोव बुल्गारिया के। उप विजेता रहे होल्गर रूने डेनमार्क के। महिला एकल में विजेता है एलेना रायबकीना कजाकिस्तान की और उप विजेता है आरियाना सबालेंका बेलारूस की। नेक्स्ट है ऑकलैंड ओपन 2024। तो देखा जाए तो जनवरी 2024 में न्यूजीलैंड में ऑकलैंड ओपन टेनिस संपन्न हुआ। लगातार दूसरे वर्ष महिला एकल खिताब विजेता कोको गॉफ 19 वर्षीय है अमेरिका के। उप विजेता रहे एलिना स्वितोलिना यूक्रेन के। नेक्स्ट है हांगकांग ओपन 2024। 1 से 7 जनवरी 2024 को वर्ष 2024 के लिए ऑस्ट्रेलियाई ओपन टूर्नामेंट से पूर्व एटीपी के हांगकांग ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। पुरुष एकल विजेता है आंद्रे रूबलेव रूस के और उप विजेता है एमिल रूसुवोडी फिनलैंड के। युगल विजेता है मार्सेलो एरबेलो अल सल्वाडोर के और मैट पेविक क्रोएशिया के। उप विजेता रहे सैंडर गिले और जोरेन बिल्गेन बेल्जियम के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2024। तो 14 से 28 जनवरी को वर्ष 2024 का यह पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट मेलबर्न में खेला गया। 14 से 28 जनवरी को मेलबर्न में हुआ और पुरुष एकल में विजेता रहे यानिक सिनर इटली के। उप विजेता है डैनियल मेदवेदेव रूस के और महिला एकल में जो विजेता है वो है अरियाना सबालेंका रूस के और उप विजेता है झेंग क्विनवेन चीन के। पुरुष युगल में विजेता है रोहन बोपन्ना भारत के और मैथ्यू एब्डेन ऑस्ट्रेलिया के। उप विजेता है सिमोन बोलेली और एंड्रियाना वावसोरी दोनों इटली के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टाटा मुंबई मैराथन 2024। 21 जनवरी 2024 को मुंबई में 19वीं टाटा मुंबई मैराथन दौड़ संपन्न हुई। 42.195 किलोमीटर की दौड़ थी। पुरुष वर्ग के विजेता है हाइले लेमी बेरहानू इथियोपिया के हैं जो कि 2 घंटे 7 मिनट 50 सेकंड लगाए ने। महिला वर्ग में विजेता रहे अबरास मिनसेवी जो कि इथियोपिया की है। 2 घंटे 26 मिनट 6 सेकंड लगा। नेक्स्ट है बेटन हॉकी कप 2024। तो 22 से 28 जनवरी को देश के सबसे प्राचीन हॉकी टूर्नामेंट बेटन कप के 125वें संस्करण का आयोजन हुआ कोलकाता में। विजेता रहा भारतीय नौसेना की टीम 5-4 से। उप विजेता है तेल निगम। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023-24। 28 दिसंबर से 7 जनवरी 2024 को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के तत्वाधान में अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में संपन्न राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप पुरुष और महिला दोनों ही वर्गों में ओवरऑल टीम चैंपियनशिप रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने जीता और पुरुष में मिजोरम के जेरमी लाल रिंगनुगा को तथा महिलाओं में रेलवे की दीपाली गुरशाले को सर्वश्रेष्ठ भारोत्तोलन का पुरस्कार मिला। व्यक्तिगत रूप से विभिन्न श्रेणियों में प्रथम स्थान पर रहे भारोत्तोलकों के नाम देखा जाए तो पुरुष कैटेगरी में देखें तो 55 किलोग्राम में है मुकुंद अहीर रेलवे के। 61 किलोग्राम में है एम रजा रेलवे के। 67 किलोग्राम में है जेरमी लाल क्रेनिग्स मिजोरम के और 73 किलोग्राम में है एन अजीत रेलवे के। 81 किलोग्राम में है अभिषेक निपाने महाराष्ट्र के। ठीक है, और ये पूरा लिस्ट है पुरुष कैटेगरी और महिला कैटेगरी का। ठीक है, ये आपको पीडीएफ में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है पद्मश्री से सम्मानितों में 7 खिलाड़ी कोच। तो देखा जाए तो वर्ष 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिन 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई उनमें विभिन्न खेलों में से विशिष्ट उपलब्धियों वाले 7 खिलाड़ी कोच शामिल हैं।
पद्मश्री से सम्मानित खिलाड़ी या कोच का देखा जाए तो पहला है आपको रोहन बोपन्ना जो कि टेनिस कैटेगरी में, ज्योत्सना चिनप्पा स्क्वैश में, उदय विश्वनाथन देशपांडे मलखम कोच है, गौरव खन्ना पैरा बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच हैं, सत्येंद्र सिंह लोहिया पैरा तैराक है, पूर्णिमा महतो तीरंदाजी में और हरविंदर सिंह हॉकी कोच है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख। तो चलिए ये वीडियो यहाँ समाप्त हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा हो। पीडीएफ के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दिया गया है। और आप ऑनलाइन स्टडी सेंटर .in से भी जाकर पीडीएफ सेक्शन से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर करें दोस्तों में कैसा लगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी आएगा। वीडियो काफी समय से रुका हुआ था लेकिन अब रेगुलर आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल जहां तक बचा हुआ है उन सबको कवर कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।